नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि कोर्स से रिलेटेड है, जो कि बहुत बहुत अच्छा एक कोर्स है, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी प्रोफेशन का कोर्स, जो कि आज इस पे कई वीडियोस बने हुए हैं, यूट्यूब में कई वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि कोर्स के बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बताते हैं। लेकिन ये वीडियो हम लोगों उन लोगों के लिए बनाया है जो कि ये जो कोर्स के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि ये कोर्स लें कि दूसरा कोर्स लें। कई लोग कहते हैं कि बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी अच्छा कोर्स है, कोई कहते हैं ये कोर्स जो है वो बीडीएस से अच्छा है कि नर्सिंग कोर्स लें, तो इनके बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। लेकिन कई बार जो इंफॉर्मेशन का अभाव की वजह से वो कोर्स को चयन नहीं कर पाते। लेकिन आजकल इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। कहीं भी आप इंटरनेट खोलें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जो +2 के जो बच्चे हैं वो इन डेप्थ तक नहीं सोच पाते कि कोई भी कोर्स करेंगे तो उसके आगे के क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया। ये कोर्स के बारे में हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते कि ये कोर्स कैसा है, किस तरीके का कोर्स है। इसका चयन आप खुद करें, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का राइट है वो जो भी आप कोर्स चयन करे उसके आगे के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्या होंगे वो इसकी जानकारी भी उसके पास होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रॉस्पेक्टस लेते हैं किसी भी कोर्स का, उसमें आगे का जो जैसे कोर्स का सिलेबस तक का ही जो है इंफॉर्मेशन सीमित रहती है। लेकिन जॉब मार्केट कैसी है और उसके क्या उसके जो ग्रोइंग प्रॉस्पेक्ट्स कैसे होंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होंगी, ऐसे प्रॉस्पेक्टस में नहीं बताया जाता है अनलेस या तो वो व्यक्ति या कोई कैंडिडेट है डीप स्टडी करे या फिर डीप एनालिसिस करे और कंपैरिजन करे, उसके आधार पे ही वो अपना डिसीजन ले पाता है। तो +2 के जो बच्चे होते हैं वो इतना समय नहीं होता उनके पास, तो ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो एक तरह की कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं। जो वो कोर्स का जो चुनाव है वो इस आधार पर करना चाहते हैं कि कौन से कोर्स करने के बाद अच्छा पैकेज किस कोर्स के बाद मिलेगा और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे। ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया। तो पहले एक बात बताना चाहेंगे कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी जो कोर्स है काफ़ी अच्छा कोर्स है। उस कोर्स में जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर एक माइंड मोटिवेटेड है कोर्स करने के लिए तो ज़रूर करें। लेकिन इसके जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे उसको भी समझ लें और इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर लें और उसके बाद ही अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए, एक ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी जो प्रोफेशन जो कोर्स है वो एक जो है +2 के बाद डिज़ाइन किया गया है, जो कि पहले ये कोर्स था, ये इसका नाम था बीएससी ऑनर्स डिग्री होता था स्पीच एंड हियरिंग का, और अब ये इसे बना दिया गया है बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। तो इस कोर्स की जो अवधि है वो 4 साल की होती है, जिसमें एक साल की इंटर्नशिप भी होती है। और मेल फीमेल रेशो जो अक्सर इस कोर्सेज में होता है वो 1:2 है। लेकिन इसके लिए कोई स्टडी नहीं की गई है, लेकिन कई आर्टिकल्स मिले हैं, उसमें बताया गया है कि इसमें जो लड़कों की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली लड़कियों के मुकाबले कम होती है। हो सकता है कि इसमें कुछ रिवीजन किया गया हो, तो इसके लिए अलग से एक अगर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस का, तो उसके हिसाब से बताया जा सकता है। हो सकता है 1:1 हो गया हो, लेकिन ये अक्सर यही देखा जाता है कि इसमें जो फीमेल रेशो की कंपैरेटिवली जो है मेल रेशो के मुकाबले ज़्यादा होती है। ये मे भी क्योंकि बायोलॉजी बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है कोर्स की, ये 10+2 साइंस विद बायो है, जिसमें 50 से 60% मार्क्स होने चाहिए, जो एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो वो इसके लिए आपको अलग से देख सकते हैं। इसके लिए तो कई इंस्टीट्यूशन में जो है वो बायो की जगह मैथमेटिक्स का भी का भी बैकग्राउंड मांगते थे अगर बायो ना हो तो, लेकिन इसके लिए आपको अलग इंडिविजुअल कॉलेजेस का बारे में पता करना पड़ेगा। अब देखिए कोर्सेज कौन ऑफर करते हैं, तो कोर्सेज जो है इंडिया में जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी
जो है वो ऑफर करते हैं। जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये जरूर देख लें कि वो कोर्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। इसके लिए आप उसके लिए डिटेल्स वेबसाइट जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे RCI कहते हैं, उसकी एक वेबसाइट में आप उस कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। अब ये देखिए इसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी समझ लेना बहुत जरूरी है। चाहे आप BSLP करते हैं, चाहे MASLP करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाएंगे तो अगर कोई भी आपको पोस्ट मिलेगी तो वो चाहे BSLP हो चाहे MSLP हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी अलग वैकेंसीज निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालती है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल भी निकालती है और रेगुलर भी निकालती हैं। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उस एडवर्टाइजमेंट लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आती हैं, तो उसके आप देख सकते हैं समय समय पे। और प्राइवेट सेक्टर्स में जो कि इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल सकती है, और कुछ हेयरिंग एड कंपनीज हैं वो भी जो रिक्रूट कर सकती हैं। और कई स्कूल्स में भी, अगर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी स्पीच ट्रेनर, स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो अब डेजिग्नेशन क्या होता है? अब ये कोर्स तो सब कर लेते हैं, तो अब डेजिग्नेशन क्या होता है? गवर्नमेंट क्या ऑडियोलॉजिस्ट का ग्रेड देती है कि नहीं देती है? तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने जो है वो रूल्स बनाती है। तो ऑडियोलॉजिस्ट का कोई डेजिग्नेशन है एज सच कोई देखने को नहीं मिला है कि कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डेजिग्नेशन किसी क्वालिफाइड पर्सन को दिया। तो अक्सर जो डेजिग्नेशन है वो इस तरह के दिए जाते हैं: ऑडियोमीटर टेक्नीशियन या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, और अगर कोई स्पीच से रिलेटेड है तो उसको जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट, ऐसा कोई ग्रेड है वो दिया जाता है। इसके लिए आप अलग से एक एनालिसिस करें, अलग से डाटा कलेक्ट करें तो उसके बारे में ज़्यादा बताया जा सकता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है वो इंटरनेट से की गई है। तो ऑडियोलॉजिस्ट ग्रेड जो है वो इंडिया में किसी बहुत, अगर दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके लिए समय समय पर आप इसको अपडेट करते रहिए कि कहाँ है, किधर है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए सैलरी स्ट्रक्चर, अधिकांश स्टूडेंट्स का यही ध्यान रहता है कि ये कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी है तो कोई कंपनी सेक्रेटरी के बारे में लोग जानते हैं कि इसकी सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो आगे कितना प्रोग्रेशन होगा। तो हर तरह के जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसका भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होती है गवर्नमेंट की, तो वो दी जाती है 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ की जो है वो सैलरी दी जाती है। ये इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो नोटिफिकेशन द्वारा निकाली जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में अब डिपेंड करता है कौन सा एरिया है, कौन सी स्टेट है, कौन सी मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है सैलरी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले कुछ कम ही रहती है। लेकिन इसके लिए आपको अगर अलग से आप इसके लिए एनालिसिस करें, डाटा कलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छे से पता लगा पाएंगे। लेकिन औसतन जो है इसकी जो सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 25,000 रुपये पर मंथ से के हिसाब से रहती है। और हो सकता है कि मेट्रोस में कहीं या बड़े शहरों में बेंगलोर या बॉम्बे या जो मुंबई या फिर किसी बड़े मेट्रोस में इसकी जो सैलरी है वो 35,000 40,000 स्टार्टिंग में बिगनिंग में दी जाती है। लेकिन औसतन जो है 25,000 रुपये पर मंथ की ही सैलरी मिलती है। अब देखिए कंपैरेटिव पे स्ट्रक्चर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपैरिजन करते हैं, और यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ भी बने हुए हैं कि ये BSLP का जो कोर्स है आयुर्वेद से अच्छा है, BDS से अच्छा है, या फिर ये BSLP ज़्यादा अच्छा कोर्स है। इसके बारे में आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी जो हमने की है वो उनके पे स्केल से रिलेटेड जो है उससे की है कि कौन सा कोर्स करने के बाद उसको क्या पे स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन कोर्सेज के बीच में कुछ क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी रहते हैं, तभी जो गवर्नमेंट ने इनका जो पे स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है। तो अब ये +2 के जैसे कोर्स स्ट्रक्चर है, तो अब हम इसको कंपैरेटिव स्टडी में अब देखेंगे तो कोर्सेज सब जो है वो लगभग 4 साल 5 साल या 3 साल से रिलेटेड ही हैं कोर्सेज। तो BSLP जैसे कि अवधि जो है वो 4 साल की है, और MSLP जो करते हैं 4 साल के बाद मास्टर डिग्री होती है वो 6 साल की हो जाती है। और डिप्लोमा इन नर्सिंग जो है जो वो 3 साल का कोर्स होता है। अगर BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो 4 साल की होगी। तो ये एक अलग मतलब जो ड्यूरेशन लगभग कोर्सेज का लगभग 3-4 साल का ही होता है, 4 साल का ही होता है। और अगर कोई स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद ही होती है वो उस कोर्स की जो अवधि है वो 3 साल और
4 से 5 साल तक का कोर्स लग सकता है। कई बीएड की डिग्री जो है वो 1 साल की दी जाती है, कईयों में 2 साल की दी जाती है। अगर कोई डिस्टेंट एजुकेशन भी है, अगर आप उसे देखेंगे, कोई जैसे एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी थी, वो शायद 2 साल की देती थी डिग्री, तो उसके बारे में आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो ये बीएड अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपका 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो और बीडीएस और एमबीबीएस है, वो बीडीएस जो है वो 4 साल का कोर्स है और एमबीबीएस जो है वो 5.5 साल का कोर्स है। तो ये इनकी सब ड्यूरेशन पे देखा जाए, जो एमबीबीएस की कोर्स है जो कि सबसे लंबा ड्यूरेशन वाला कोर्स है, और बीडीएस भी 4 साल का कोर्स होता है। और अब डेजिग्नेशन पे हम आए, तो डेजिग्नेशन का देने के बाद जो बीएसएलपी जो करते हैं तो उनको एक ऑडियोमेट्रिशियन टेक्नीशियन या फिर स्पीच थेरेपिस्ट की, या जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट की का डेजिग्नेशन मिलता है। और अगर कोई बीएससी नर्सिंग करते हैं या डिप्लोमा इन नर्सिंग करते हैं तो उनको आज की पहले स्टाफ नर्स का डेजिग्नेशन दिया जाता था, अब उनको शायद नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड दिया जाता है। इसके लिए आप अलग से एक इसकी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से। और बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद जो है वो जो डेजिग्नेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वो उसको स्पेशल एजुकेटर का ही देती है, तो जो कि अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के अंदर मिलता है। जैसे मैं स्पेशली हैंडीकैप्ड जितने भी होते हैं, स्पेशली एबल्ड जो हैं, हैंडीकैप्ड वर्ड ऑफेंसिव हो जाएगा, स्पेशल एबल्ड जो होते हैं बच्चे, उनके लिए जैसे एमआर हो गया, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गया, उनके लिए अलग से एक स्पेशल एजुकेटर का जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, मतलब डेजिग्नेशन देते हैं। तो एमबीबीएस करने के बाद और बीडीएस करने के बाद डेजिग्नेशन जो है, देखिए एमबीबीएस करने के बाद मिनिमम डेजिग्नेशन जो होता है वो मेडिकल ऑफिसर का दिया जाता है, और ये बीडीएस करने के बाद डेंटल ऑफिसर। तो मीन्स ये ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि तब तो नर्सिंग भी ऑफिसर की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन इनके बीच में आगे की कैटेगरी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उसके बीच में क्वालिटेटिव डिफरेंस है, वो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं। अब देखिए बीएसएलपी करने के बाद जो ग्रुप होगा, कैटेगरी होती है, ग्रुप होती है, क्लास होती है, क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड है वो ग्रुप सी और बी कैटेगरी के ग्रुप्स की जो सर्विसेज हैं वो मिलेंगी। कई जैसे ऑडियो की जो सर्विसेज है वो क्लास 3, जैसे ऑडियोमेट्रिशियन की है वो क्लास 3 पोस्ट है, और स्पीच थेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, तो ये इनको ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है। और जो नर्सिंग की है वो थोड़ा सा सुपीरियर है, वो ग्रुप बी में पोस्ट एंटाइटल्ड है। उनका जो पे स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑडियोमेट्रिशियन से और ये बीएसएलपी की जो डिग्री वाले से काफ़ी ऊपर होता है। इसमें जो डिफरेंस होता है वो कम से कम 2 लेवल का जो है वो डिफरेंस पड़ता है। और स्पेशल एजुकेटर है वो ग्रुप बी में आते हैं वो, और स्पीच थेरेपिस्ट का जो ग्रेड है वो लगभग बराबर होता है, लेकिन इसके ऊपर कई जगह स्पेशल एजुकेटर्स को भी जो है वो ज़्यादा सैलरी दी जाती है। और जो एमबीबीएस और बीडीएस करके आते हैं उनको ग्रुप ए पोस्ट मिलती है, जो कि ग्रुप गेस्टेड होती है। चाहे आप बीडीएस करें चाहे एमबीबीएस करें, आपको जो पोस्ट है वो एंटाइटल्ड है ग्रुप ए पोस्ट की, जो कि मेडिकल ऑफिसर की होती है, जो कि अगर जो यूपीएससी या फिर कोई स्टेट्स पीसीएस से आते हैं वो जनरली ग्रुप ए में आते हैं। कई स्टेटों में ग्रुप बी में भी रखा गया है मेडिकल ऑफिसर्स को, लेकिन जो है वो गेस्टेड पोस्ट हैं सारी। और इवन इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप सीआरपीएफ में जाएंगे या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में, तो यहाँ पर सब की ग्रुप ए पोस्ट ही अवेलेबल होती हैं। और अगर आप एमबीबीएस करने के बाद अगर स्पेशलिटी करते हैं तो फिर उसका ग्रेड काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाता है। तो अब पे स्केल के अंदर हम बात करें तो पे स्केल जो 7th पे कमीशन के हिसाब से चलें, कई स्टेटों में 6 पे कमीशन ही लगा हुआ है और उनका रिवाइज हो गया होगा शायद, लेकिन आप 7th पे कमीशन पे चलें तो स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोमेट्रिशियंस को रखा गया है लेवल 5 पे, स्पीच थेरेपिस्ट को रखा गया लेवल 6 पे, और ऑडियोमेट्रिशियन जो ऑडियोमेट्रिस्ट होते हैं उनको लेवल 5 पे रखा गया। और जो नर्सिंग का जो ग्रेड आता है उनको रखा गया लेवल 7 पे। तो ये आप समझ लीजिए लेवल 5 से लेवल 7 तक पहुंचने में कम से कम 20 साल लगते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप रेगुलर सर्विसेज आप देते हैं तो लेवल 7 पर पहुंचने के लिए आपको कम से कम 20 साल लगेंगे। और स्पेशल एजुकेटर को भी 6 और 7 कैटेगरी में रखा गया लेवल 6 पे, इसको आप देख सकते हैं। और मेडिकल ऑफिसर्स और डेंटल ऑफिसर्स को जो है वो ग्रुप ए में रखा गया, वो लेवल 10 पे है। तो मीन्स 2 साल के बाद वो कहाँ पहुंचेंगे, कितने ग्रेड पे पहुंचेंगे, मतलब 20 साल के बाद कहाँ पहुंचेंगे, कौन से ग्रेड में पहुंचेंगे, ये अलग अलग डिपेंड करता है कहाँ रिक्रूट किया जा रहा है उनको और कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज अवेल की जा रही है। जैसे यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस होती हैं, तो वो मिनिमम 5 प्रमोशंस उनको अवेलेबल ही होती हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, फिर नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड और फिर उसके बाद एसएजी। तो इस तरह की जो 5 प्रमोशंस जो है वो टाइम बाउंड मिलती हैं उनको।
तो ये प्रमोशन एवेन्यूज जो है मेडिकल ऑफिसर्स के काफ़ी हाई होते हैं, और इवन नर्सिंग ऑफिसर्स के भी जो है वो उनको भी काफ़ी ऊपर तक की प्रमोशंस होती हैं। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर हो गई, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गई, फिर उसके बाद आगे का जो नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गई, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गई, और कई जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती हैं। तो ये लगभग मेडिकल ऑफिसर्स जो मेडिकल ग्रेड होती हैं उनसे 2 या 3 स्केल ही नीचे होती हैं। और स्पीच थेरेपिस्ट की जो है वो कंपैरेटिवली होती हैं, उसके लिए 10 इयर्स की MA की सर्विस के बाद ही नेक्स्ट ग्रेड होता है वो मिलता है। और कई जगह तो इनके रिक्रूटमेंट रूल्स भी जो है वो नहीं बने हैं, तो 20 साल की सर्विस के बाद या 30 साल की सर्विस के कितना ग्रेड पे पहुंचेंगे, मैक्सिमम लेवल 7 या लेवल 8 तक ही पहुंच पाएंगे ये BASLP का जो कोर्स करके जाएंगे। तो अब सैलरी के ऊपर हम बात करें, सैलरी जो है वो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सैलरी जो है वो BASLP को जैसे ऊपर बताया, वो उसकी जो सैलरी है वो 25,000 के आसपास होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में और अगर रेगुलर पोस्ट मिलती है तो सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। और नर्सिंग का अगर कॉन्ट्रैक्ट में रखी जाती हैं तो उनको 45,000 50,000 के आसपास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सैलरी। अगर रेगुलर पे स्केल मिलेगा तो सैलरी इनकी काफ़ी ऊपर होती है, 80,000 90,000 तक भी होती है स्टार्टिंग। और अगर BASLP के जो अगर रेगुलर में रखी जाएगी तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 तक तो होती है। और मेडिकल ऑफिसर्स को अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है तो उनकी 75,000 से 1 लाख के बीच में होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर रेजिडेंट्स की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख तक तो होती है इनकी। और जब ये जो कि बढ़ते बढ़ते इनकी 2.5 लाख 3 लाख तक भी पहुंच जाती है अगर 20 साल की सर्विस हो जाती है तो उनकी। तो अब आप इनके बेसिस पे आप खुद ही अपना चयन कर सकते हैं कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है। किसी कोर्स के ऊपर हम ये नहीं कह रहे कि कोर्स खराब होता है, कोई कोर्स अच्छा होता है, लेकिन एक जो कंपैरेटिव ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए बनाया गया है, क्योंकि कंपैरेटिव हर स्टूडेंट का पूरा राइट है वो जाने कि इस कोर्स करने के बाद इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे। तो इसलिए जो वीडियो जो बनाया गया वो इन्फॉर्मेशन जो डाटा जो है वो कई मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ये फिगर जो है वेरी भी कर सकती है। तो जो व्यूअर्स हैं वो कंसल्ट करें, ऑनलाइन करें, और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को से के आधार पे ही अपना इन्फ्रेंस लें, और सारे इंग्रेडिएंट्स को मेरिट्स पे देखने के बाद ही इवेल्युएट करें। तो यहाँ पर ऑथर जो यूट्यूब जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी तरह के डैमेजेस और लॉसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जिसके और किसी तरीके से जब वो व्यूअर्स को एक दफ़ा इनको देख लें तो और एक दफ़ा नोट कर लें तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।